हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपने हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्यिकी का। पूर्व वाली क्लास में हमने सांख्यिकीय अनुसंधान की आयोजना के बारे में अध्ययन किया था। आयोजन के अंतर्गत जो कार्य संपादित किए थे उन कार्यों का हमने अध्ययन किया था विस्तार पूर्वक। इसमें से 10 कार्यों में से हमने 7 कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। इसमें छठा कार्य था हमारा अनुसंधान के प्रकार और 7वां कार्य था हमारा सांख्यिकी इकाई। सांख्यिकी इकाई के अंतर्गत प्रोफेसर जो वेल्डेन थे, वेल्डेन के अनुसार हम सांख्यिकी इकाई जिस तथ्य को कहा जाएगा उसकी उन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी। उन 4 विशेषताओं के बाद आज भी हमारा वही पॉइंट रहेगा। हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी अनुसंधान की योजना। वही तृतीय चैप्टर चल रहा है हमारा, सांख्यिकी अनुसंधान की आयोजना। सांख्यिकी अनुसंधान की जो आयोजना की जा रही थी, आयोजना के अंतर्गत जिन कार्यों का संपादन किया था उन कार्यों का अध्ययन कर रहे थे हम। ये कार्य कितने बताए गए थे? 10 कार्य बताए गए। कितने कार्य बताए गए थे बच्चों? 10 कार्य। 10 कार्यों के अंतर्गत हमारा छठा जो कार्य था वह हमारा अनुसंधान के प्रकार था। और 7वां कार्य जो हमने पूर्व वाले क्लास में अध्ययन था वह हमारा सांख्यिकीय इकाई। तो आज कल हमने सांख्यिकीय इकाई की परिभाषाओं का अध्ययन किया। परिभाषाओं के साथ साथ प्रोफेसर जो वेल्डन रहे थे, वेल्डन के अनुसार सांख्यिकीय इकाई में जो जो विशेषताएं सम्मिलित है वो 4 विशेषताओं के द्वारा उन्होंने सांख्यिकीय इकाई को स्पष्ट किया था। आज सांख्यिकीय इकाई के बारे में बताया गया है कि जो सांख्यिकी की जो इकाइयां होती है किस प्रकार से बटी हुई होती है, यानी इसके प्रकार कह सकते हैं आप। तो हेडिंग डालना सातवें जो कार्य बताया गया था उसी में डालना सांख्यिकीय इकाई के प्रकार। सांख्यिकीय इकाई के प्रकार। सांख्यिकीय इकाई जो है इस इकाई के प्रकारों को सामान्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भाग बना दिए हमने। सांख्यिकीय इकाई का अध्ययन करने के लिए इसके प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रकार या पहला जो भाग है अनुमान। प्रथम जो प्रकार बताया गया वह हमारा क्या है? अनुमान गणना व मापन की इकाई। सांख्यिकीय इकाई प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा क्या है? अनुमान गणना व मापन की इकाई, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है हमारा विश्लेषण। दूसरा भाग क्या बताया गया? विश्लेषण एवं निर्वचन तो आप समझ गए होंगे। विश्लेषण भी पूर्व में काफी हमने इसका अध्ययन भी किया था कि विश्लेषण क्या होता है और निर्वचन क्या होता है। विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाई। तो सारे प्रकारों को 2 भागों में बांटते गया। अनुमान गणना में मापन की इकाइयां और विश्लेषण में निर्वचन की इकाई। अनुमान में गणना जो की जाएगी, मापन की इकाई को मापन किया जाएगा। इसकी गणना मापन इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? इसके मापन की इकाई को वही 2 भागों में बांटा गया है।
दो भाग बता दिए, प्रथम भाग क्या बता दिया गया और दूसरा भाग क्या बता दिया गया। तो अनुमान जो किया जाएगा संख्याओं का, आंकड़ों का जो अनुमान लिया जाएगा, इस मापन की इकाई के दो भाग बता दिए गए। पहला भाग बताया गया हमारा सरल, पहला भाग क्या बता दिया गया सरल, और दूसरा भाग बताया गया है मिश्रित। दूसरा भाग कौन सा बच्चों, दूसरा भाग हो हमारा मिश्रित इकाई। पहला हमारा हो गया सरल इकाई और दूसरा हमारा हो गया बच्चों मिश्रित इकाई। यूनिट बटी हुई है हमारी। सरल इकाई क्या होती है भी विस्तार से पढ़ेंगे। सारी इकाई का दूसरा प्रकार बताया गया विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाइयां। अब विश्लेषण व निर्वचन की जो इकाइयां बांटी गई, इस इकाइयों को, इन इकाइयों को तीन भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे बच्चों, इन इकाइयों को तीन भागों में बांट दिया गया। प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई और तीसरी इकाई। ये विश्लेषण और निर्वचन की इकाइयों को तीन भागों में बांट दिया गया। पहला भाग कहलाता है हमारा प्रथम, द्वितीय और थर्ड, तृतीय। प्रथम भाग का नाम दे दिया गया दर एवं प्रतिशत। दूसरा भाग का नाम दे दिया गया रेशो यानी कि अनुपात। और तृतीय भाग जो कहा गया उसे कह दिया गया गुणांक। क्या कह दिया गया बच्चों, उसे कह दिया गया गुणांक। ये तीन भाग बांट दिए। दो भाग तो प्रथम इकाइयों के, प्रथम मापन के, और जो दूसरा भाग बांट दिया गया उसका बांट दिया गया विश्लेषण में निर्वचन के आधार पर। जो इकाइयां थी, इकाइयों को तीन भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग था हमारा दर या प्रतिशत, दूसरा भाग था हमारा अनुपात, और तीसरा भाग था बच्चों गुणांक। तो ये इसके भाग बांट दिए गए। सांख्यिकी इकाई के प्रकार बता दिए गए। पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना अच्छी तरह से, विस्तार से पढ़ेंगे सभी के बारे में। इकाई, सांख्यिकी जो इकाइयां हैं, इकाइयों के जो प्रकार है उसको प्रकारों को दो भागों में बांट दिया गया। प्रथम भाग था अनुमान में गणना एवं मापन की इकाइयां, और दूसरा भाग बताया गया विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाइयां। अनुमान में गणना की जो अनुमान गणना मापन की इकाइयां थी, जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, इस अनुमान को दो भागों में बांट दिया गया, सरल इकाई और मिश्रित इकाई। यहां तक ठीक है। और विश्लेषण और निर्वचन की जो इकाइयां थी, विश्लेषण और निर्वचन इकाइयों को तीन भागों में बांट दिया गया। प्रथम इकाई दर व प्रतिशत इकाइयां, दूसरा हमारा अनुपात की इकाइयां, और तीसरा हमारा है गुणांक की इकाइयां। इस प्रकार से सांख्यिकी की इकाई के प्रकारों को विभाजित कर दिया गया है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब सभी का विस्तार से अध्ययन करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेना डायग्राम का। एग्जाम में जब आपके एग्जाम में आए प्रकारों के बारे में पूछे, आए सांख्यिकी कार्यों के बारे में पूछे, तो आप तथ्यों को हिसाब से इस डायग्राम में वक्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उसके पॉइंट आपको अलग दिए जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो अगर पूछेगा नहीं, उसमें तो ये पूछ सकता है कि सर अनुमान गणना में कितने भागों में बांटा गया, दो भाग, सरल इकाई, मिश्रित इकाई। कोई मापन दे देगा, सर सरल इकाई है, मिश्रित इकाई पूछ रहे अनुमान। अभी हम प्रश्नावली, इस चैप्टर का समाप्त हो जाने के बाद प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। उसमें आपसे प्रश्न पूछूंगा किस तरह के प्रश्न होते हैं। देख लिया है तो सभी ने, स्क्रीनशॉट लेना है इसका एक बार। अब ये सबका विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 डायग्राम सभी विद्यार्थी, अनुमान गणना में मापन की इकाइयां। चलो, ये हमारा हो गया सांख्यिकी इकाई के प्रकार। प्रकारों में सभी प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। किस प्रकार को कितने भागों में बताया गया। इकाई के प्रकार दो प्रकार है इसके, दो प्रकार होंगे। ठीक है, पहला प्रथम लिख लीजिए। प्रथम, यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं पहले।
सांख्यिकीय इकाई के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग बना दिए। पहला हमारा था अनुमान गणना। प्रथम भाग हमारा क्या है बच्चों? अनुमान गणना या लिख के लिखाया था, या वह लिखे वह मापन की इकाई। चलो वह लिख लो इसको, वह मापन की इकाई। अब अनुमान गणना है, यह जो सांख्यिकीय इकाई का जो प्रथम प्रकार है, इसके अंतर्गत किन तथ्यों का अनुमान लगाया जाता है, इसमें किस प्रकार की प्रोसेस की जाती है। जो अनुमान गणना मापन की इकाई जो होती है, इस इकाई के अंतर्गत समंकों को एकत्रित करने के बारे में बताया जाता है कि समंकों को एकत्रित किस प्रकार से किया जाए। अब एकत्रित करने के लिए इसकी यूनिट बांट दी। तो इसमें लिख लीजिए कि अनुमान में गणना मापन की इकाई में या इन इकाइयों का प्रयोग, ऐसे देखो छोटा मिल जाएगा आपको, इन इकाइयों का प्रयोग समंक एकत्रित करने में करते हैं। इन इकाइयों का प्रयोग समंक एकत्रित का से तात्पर्य क्या है बच्चों? इकट्ठा करना। समंकों का प्रयोग एकत्रित करने से है, यानी इन इकाइयों के अंतर्गत समंकों का एकत्रित किस प्रकार से करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो इन इकाइयों का प्रयोग समंक एकत्रित करने से है। इन इकाइयों को सांख्यिकी की, ऐसे लिख लो इसको, सांख्यिकी की इस इकाई को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। यानी सांख्यिकी इकाई के जो भाग है, इसके दो भाग है। अभी हमने पढ़े थे, पहला भाग हमारा कहलाता है सरल इकाई और दूसरा भाग कहलाता है बच्चों हमारा मिश्रित इकाई, जो हमने पूर्व में पढ़ा भी था। नंबर 1 डाल लीजिए सरल इकाई। अब सरल इकाई होती क्या है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 सरल इकाई। अब सरल इकाई क्या होती है, इनमें किस काम आती है, होती क्या है, उसी के बारे में। वैसे नाम से आपको अवगत भी हो रहा है कि सरल इकाई क्या होती है, यानी वह इकाई या इकाई का वह मापन जिसे एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता हो, उसका दूसरा उसके समान है, उसके जैसा कोई दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता हो, तो वह कौन सी इकाई मानी जाएगी? हमारी सरल इकाई। बताऊंगा आपको। जैसे पहले परिभाषा लिख लीजिए कि ये इकाई अधिकतर सरल इकाई अधिकतर एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त की जाती है। व्यक्त की जाती है या प्रस्तुत की जाती है, कुछ भी कह सकते हैं। व्यक्त की जाती है, जिसके कारण अशुद्धि की
संभावनाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। भाई हम ऐसे कह सकते हैं, जब एक ही नाम की अनेक इकाइयां प्रयोग में की जाएगी तो व्यवहार के अंतर्गत या व्यापार में किसी भी तथ्यों के अंतर्गत अशुद्धियां होने की संभावनाएं बन जाएगी। जैसे क्लास के अंतर्गत एक ही नाम के 4-5 बच्चे होते हैं, अब अध्यापक द्वारा उन बच्चों को संबोधित किया जाता है। जैसे हमारे सुमन नाम की 10 लड़कियां हैं, पूजा नाम की 8 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, दीपक नाम के 4 बच्चे। अब सर यदि आवाज लगाएंगे दीपक, अब कौन सा दीपक खड़ा होगा, सुमन, कौन सी सुमन खड़ी होगी, पूजा, कौन सी पूजा खड़ी होगी। तो यहाँ क्या हो गया, यानी एक ही व्यक्ति के या अनेक व्यक्तियों के एक समान नाम हो गए। अब यहाँ पर उसका पता नहीं किसको खड़ा करना है, लेकिन जो सरल इकाई होती है, सरल इकाई के अंतर्गत उस पर्सनल व्यक्ति को एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी उसका अन्य कोई दूसरा नाम नहीं हो। जैसे ये क्या है, ये एक वस्तु है, वस्तु के अंदर मार्कर है तो इसको मार्कर ही कहा जाएगा, या पेन कहा जाएगा, व्हाइट बोर्ड पेन है, सफेद बोर्ड के ऊपर लिखने वाला पेन कह सकते हैं इसको। तो एक ही नाम के द्वारा, जैसे स्केल को स्केल ही कहा जाएगा, एक नाम हो गया। जैसे फुट है तो फुट ही कहा जाएगा, घंटा है हावर तो उसको घंटा ही कहा जाएगा। ये क्या है, सरल इकाइयां कहलाती है बच्चों, ये सरल इकाइयां। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पौंड, पौंड को पौंड ही कहा जाता है। रिम, रिम भी एक मापन की इकाई है, रिम को भी रिम ही कहा जाएगा, और कुछ नहीं कहा जाएगा। मीटर, मीटर वाले तथ्य को उसी प्रकार संबोधित किया जाएगा। घंटे और टन आदि, यानी ये सब जो मापन हैं, ये एक ही शब्द के द्वारा प्रयोग की, व्यवहार में एक ही शब्द के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, अन्य शब्दों के द्वारा इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी व्यवहार के देखा जाए तो इन्हीं तथ्यों के द्वारा इनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अन्य शब्दों के द्वारा इन्हें केंद्रित नहीं किया जाता है। ये हमारी बात बता दी गई थी। तो वो कौन सी इकाई होगी बच्चों हमारी, वो सरल इकाई कही जाएगी। सेकंड डाल लीजिए, मिश्रित इकाई। अब मिश्रित इकाई क्या होती है साहब, लिख लीजिए यहाँ पे सेकंड बिंदु, मिश्रित इकाई। मिश्रित इकाई, अब मिश्रित इकाई क्या होती है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वैसे नाम से बोध भी हो रहा है इसके अंतर्गत, यानी जो मिश्रित इकाई होती है शायद मिली हुई होगी, या हमें ऐसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हुई होगी। मिश्रित का अर्थ वही होता है ना, तो उसी इसमें यही बात बताई गई है। डेफिनेशन भी इसमें यही स्पष्ट होगी कि इसमें क्या बहुत सारे तथ्य मिले हुए होते हैं, बहुत सारे तथ्यों के द्वारा एक बनकर एक रूप में स्पष्ट होती है। तो इसमें लिख लीजिए, जब 2 सरल इकाइयों का प्रयोग, सरल इकाई हमारी ये है, ठीक है, जब 2 सरल इकाइयों का प्रयोग, जब 2 सरल इकाइयों का प्रयोग या भाई या तो सरल इकाई, 2 सरल इकाइयों का एक साथ प्रयोग किया जाए, प्रयोग पहले मिलकर, प्रयोग मिलकर, या सरल इकाई में विशेषण शब्द जोड़कर, या सरल इकाई में विशेषण शब्द जोड़कर, विशेषण शब्द समझिए, विशेषण जो विशेषता बताता है उन शब्दों को जोड़कर, विशेषण शब्द जोड़कर व्यक्त किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, या प्रयोग करे तो, इकाई में विशेषण शब्द जोड़कर प्रयोग करे तो उसे मिश्रित इकाई कहते हैं। तो उसे कौन सा कहेंगे बच्चों, मिश्रित इकाई कहेंगे। यानी जो अनेक तथ्यों से या 2 सरल इकाइयों से मिलकर बनी हुई हो, या सरल की किसी जो एक इकाई है, इन इकाइयों के अंतर्गत एक विशेषण शब्द और जुड़कर
नया शब्द प्रकट हो रहा हो तो वह इकाई कौन सी होगी? हमारी मिश्रित इकाई कहलाएगी। अब मिश्रित इकाई जो होती है इसके परिणाम कैसे आते हैं? इसके परिणाम सरल इकाई की तुलना में कैसे आएंगे बच्चों? श्रेष्ठ आएंगे। यानी श्रेष्ठ क्यों आएंगे? ये इस इकाइयों को मिलाकर बनी हुई है, या इसको इससे स्पष्ट होती है। हम ऐसे कह सकते हैं कुल मिला के कि श्रेष्ठ चर जो परिणाम निकल कर आता है वह मिश्रित इकाई के द्वारा ही निकल कर आता है। तो इसमें लिख लीजिए कि इसके परिणाम इस इकाई के परिणाम सरल इकाई की तुलना में कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। तुलना में श्रेष्ठ कर होते हैं। यानी जो इकाई होगी ये सरल इकाई की तुलना में मिश्रित इकाई के जो परिणाम निकल कर आएंगे, परिणाम प्रस्तुत होंगे, कैसे होंगे बच्चों? श्रेष्ठ कर होंगे, यानी उत्तम माने जाएंगे। इनमें गलती की संभावनाएं बहुत कम होगी। और जो मिश्रित इकाई होती है, मिश्रित इकाई का प्रयोग अनुसंधान में क्यों करते हैं? एक रूपता लाने के लिए। तो करते हैं बच्चों एक रूपता, यानी परिणाम एक रूप में प्रकट होने के लिए मिश्रित इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेना, इस इकाई का प्रयोग अनुसंधान में इस इकाई का प्रयोग अनुसंधान में एक रूपता लाने के लिए करते हैं। अनुसंधान में एक रूपता लाने के लिए करते हैं। यानी परिणामों को एक रूप में व्यक्त करने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अशुद्धियों को कम करने के लिए मिश्रित इकाई का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए, जैसे उदाहरण लिख लो इसका, जैसे रेल और यात्री। अच्छा, रेल और क्या दो तथ्य आ गए, दो का यात्री भी आ गया और रेल का आ गया। जैसे श्रम और घंटे, लेबर और हावर, कि व्यक्ति जो है कितने घंटे काम कर रहा है, मजदूरी कितने घंटे की कर रहा है। टन, किलोमीटर, या हम ऐसे कहते हैं प्रति लीटर। ये जो मापन आए विशेषण से हो, अब यहाँ विशेषण शब्द क्या जुड़ गया? प्रति। क्या आ गया? प्रति। लीटर, जो लीटर वाला मापन था केवल लीटर कहा जाए तो लीटर तो किसमें आ जाएगा? हमारा सरल इकाई में। अब यहाँ पर विशेषण जो शब्द आया, ये शब्द जुड़ गया हमारा प्रति लीटर। क्या हो गया बच्चों? प्रति क्या हो गया हमारा? विशेषण शब्द जुड़ गया। विशेषण शब्द के जुड़ने से कौन सी इकाई बन गई हमारी? मिश्रित इकाई बन चुकी है। तो विशेषण शब्द जोड़ने से परिभाषा में यही बताया गया कि जब दो सरल इकाइयों का प्रयोग मिलकर या सरल इकाई में विशेषण शब्द जोड़कर प्रयोग करें तो उसे मिश्रित इकाई कहते हैं। जैसे बता दिया, तो यही जैसे देखो इसका प्रयोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुछ तकनीक खराबी के कारण बीच थोड़ा वीडियो रुक चुका था, मैं पुनः उसको बता रहा हूँ कि जो मिश्रित इकाई होती है, मिश्रित इकाई में जब दो सरल इकाइयों का प्रयोग मिलाकर सरल इकाई के विशेषण के रूप में करते हैं, विशेषण शब्द जोड़ करते हैं, तो वह उस इकाई का जो प्रयोग होता है अलग रूप में होता है, स्पष्ट होता है। जैसे रेल यात्री बता दिया, श्रम और घंटे बता दिए, टन किलोमीटर बता दिया, प्रति लीटर। तो ये क्या है? उस इकाई का मापन स्पेशल तौर पे हो गया, विशेष तौर पे हो गया, इसलिए उसको मिश्रित इकाई कहा जाता है। ठीक है, इसके समझ आना इसका सभी विद्यार्थी। एक बार आगे दूसरा अध्ययन करते हैं। अगला प्रकार, दूसरा प्रकार जो बताया गया था हमारा एलियास के सभी विद्यार्थियों ने, ठीक है, सेकंड लिखिए। सेकंड प्रकार कौन सा था हमारा? याद है आप सभी विद्यार्थियों को? विश्लेषण और निर्वचन वाला। तो विश्लेषण और निर्वचन था, इसमें भी कुछ इकाइयां बांट दी गई थी।
उन इकाइयों के माध्यम से इसको स्पष्ट किया गया था। वो कौन सा है ये बताता हूं आप लोगों को सब विस्तार पूर्वक। हेडिंग डाल लीजिए आप अपने अपने अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत। दूसरा प्रकार कौन सा था हमारा? विश्लेषण और निर्वचन की इकाइयां। दूसरा प्रकार हमारा विश्लेषण और निर्वचन की, विश्लेषण और निर्वचन की इकाइयां, यूनिट्स इसकी यूनिट के प्रकार भी मैंने लिखाया। अब विश्लेषण और निर्वचन जो होगा इसके बारे में क्या बताया गया? इसके बारे में क्या बताया गया कि जो विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है इसके अंतर्गत समूहों के मध्य में तुलना की जाती है। अब तुलना किसमें करेंगे? तुलना हम करेंगे एक ही वर्ग के व्यक्तियों के अंदर तुलना की जाती है। मैंने आपको समूहों की तुलनात्मकता के अध्ययन के अंदर बताया था कि जो तुलनात्मक वाला अध्ययन होता है वह एक ही वर्गों के अंदर होता है। किसमें होता है बच्चों? एक ही वर्गों के अंतर्गत होता है, यानी दूसरा वर्ग उसमें सम्मिलित नहीं होता। तो विश्लेषण और निर्वचन की जो इकाइयां हैं, इकाइयों के अंतर्गत लिख लीजिए इसके अंतर्गत कि यह इकाई सांख्यिकी समंकों की, यह इकाई सांख्यिकी समंकों की, यह इकाई सांख्यिकी समंकों की, यह इकाई सांख्यिकी समंकों की तुलना व निर्वचन के लिए, तुलना व निर्वचन के लिए निर्वचन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो तकनीक खराबी होने के कारण मैंने दोबारा बता रहा हूं इसको, बीच में वीडियो रुक गया था। दूसरा हमारा है यह इकाई सांख्यिकी समंकों की तुलना में निर्वचन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब तुलना करने के लिए मैंने आपको बताया, तो इसमें लिख लीजिए इकाइयों में तुलना तभी संभव हो सकती है, इकाइयों के मध्य तुलना कब होगी? तब ही हो सकती है, तब ही हो सकती है जब क्या होगा? वे सभी तत्व जो होंगे एक ही प्रकार की इकाइयों के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। जब समंक एक ही प्रकार की, जब समंक एक ही प्रकार की इकाइयों में व्यक्त हो, एक ही प्रकार की इकाइयों में व्यक्त हो, यानी समंक यदि तुलना करनी है उनके मध्य में, तो तुलना करने के लिए वे जो समंक होंगे, समंक कैसे होंगे बच्चों? एक ही प्रकार की इकाइयों के लिए होंगे। अब ये एक ही प्रकार की मतलब इकाइयां कौन कौन सी होगी? तो लिख लीजिए ये इकाइयां या इन इकाइयों को तीन भागों में बांटा गया है। जो इकाई है, इकाइयों को तीन भागों में बांटा गया है। अभी आज मैंने नाम बताया भी था। पहला हमारा क्या था बच्चों? दर व प्रतिशत। दर प्रतिशत होती क्या है? दूसरा भाग क्या बताया मैंने आप लोगों को? दूसरा भाग बताया मैंने रेशो यानी अनुपात। दूसरा भाग हमारा अनुपात हो गया, और तीसरा क्या हो गया हमारा? गुणांक। ये तीन तथ्य बताए गए। तीसरा भाग कौन सा था बच्चों? गुणांक था। प्रथम डाल लीजिए दर व प्रतिशत। दर व प्रतिशत क्या होती है? इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी इसमें आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाएंगे किस प्रकार से होंगे? एक तथ्य सुन लेते हैं। दर व
प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार के दो अंक के समूह के मध्य संबंधों का होना परम आवश्यक है। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं, यदि दो अंक समूह के संबंध में प्रतिशत के प्रति हजार के रूप में व्यक्त किए जाएंगे तो वह दर प्रतिशत होंगे। जैसे बताऊंगा, पहले लिख लीजिए इसमें कि यदि दो अंक, एक पारिभाषिक रूप से है ये कि हम जानते तो हैं कि दर होती क्या है, प्रतिशत क्या है, इसे परिभाषा रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाए तो उसे बताया गया है, यदि दो अंक समूह के, यदि दो अंक समूह के, समूह से तात्पर्य क्या है, ग्रुप से, समूह के संबंध को, समूह के संबंध को प्रतिशत, संबंध को प्रतिशत या प्रति हजार, प्रतिशत या प्रति हजार या अन्य किसी रूप में व्यक्त करते हैं, या अन्य किसी रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं तो उसे दर व प्रतिशत कहा जाता है, तो उसे दर प्रतिशत कहा जाता है। लीजिए जैसे, जैसे जो हमारी ब्याज दर होती है, ब्याज दर को किसमें व्यक्त किया जाता है, ब्याज दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो लीजिए जैसे ब्याज दर को प्रतिशत में, ब्याज दर को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण वो लिख लो, दूसरा उदाहरण लिख लो। दूसरा उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण हो गया ब्याज दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा, और जो जन्म और मृत्यु दर होगी उस जन्म या मृत्यु दर को प्रति हजार के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो लिख लीजिए जन्म या मृत्यु दर को, जन्म या मृत्यु दर को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। ये हो गया साहब दर प्रतिशत के बारे में कि यदि दर प्रतिशत क्या कहा गया कि यदि जो दो अंक है समूह के संबंध को प्रतिशत या प्रति हजार में या अन्य किसी रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे दर प्रतिशत कहा जाता है। जैसे बता दिया, जैसे ब्याज दर को प्रतिशत में व्यक्त कर, जैसे ब्याज जो होती है, ब्याज दर को किसमें व्यक्त करते हैं बच्चों, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, और जन्म और मृत्यु दर होती है उसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होंगे, मापन होगा, वह हमारा कहलाएगा दर व प्रतिशत होगा। ठीक है, इसको समझना इसका। दूसरे का अनुपात का गुणांक का अध्ययन करते हैं। यहाँ से लेना इसके दर व प्रतिशत के बारे में क्या बताया गया है। ले लिया सभी विद्यार्थियों ने, ठीक। सेकंड डाल लीजिए इसी के अंदर दूसरा भाग। दूसरा भाग कौन सा है जो अनुपात, रेशो का। दूसरे भाग में लिख लीजिए अनुपात के अंदर, अनुपात में क्या बताया गया, सेकंड नंबर डाल लो अनुपात, रेशो, अनुपात। अनुपात के बारे में प्रश्नावली पढ़ते भी हैं, यानी हम ऐसे कह सकते हैं जो दो व्यक्ति होंगे, दोनों व्यक्तियों के संबंधों को व्यक्त करने के लिए या उनके हिस्से का बंटवारा करने के लिए या उनके भाग का बराबर भाग करने के लिए रेशो का या अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो भाइयों को बंटवारा अनुपात में हो गया, दो
पार्टनरशिप जो साझेदार है, साझेदारों का जो आय व्यय का जो रिकॉर्ड होता है, ब्यौरा होता है, उसे भी अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए सजातीय व समान इकाइयों के संबंध, सजातीय, सजातीय शब्द है एक ही जाति के, सजातीय व समान इकाइयों, सजातीय व समान इकाइयों के संबंध को जो हमारा संबंध होगा, संबंध को अनुपातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अनुपातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जो अनुपात हो गए, जो उन अनुपातों को सजातीय समान इकाइयां जो होगी, सजातीय समान इकाइयों को अनुपातों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए जब दो एक जैसी राशि, जब दो एक जैसी राशि उपलब्ध हो, यानी जब किसी व्यवहार में व्यापारिक क्रिया के अंतर्गत एक जैसी दो राशि से दो भाई होते हैं, एक समान राशि के होते हैं, भाई किसी वस्तु के बंटवारे के लिए बराबर हिस्सेदार होंगे। जो जब दो एक जैसी राशि हो तो उसे भी अनुपात में व्यक्त किया जाएगा, अनुपात में व्यक्त किया जाएगा। उदाहरण लो, जैसे उदाहरण क्या बताया गया, जैसे राम को व्यापार में, जैसे राम को व्यापार में आय व्यय की निम्न राशि, आय व्यय की निम्न राशि आय व्यय की निम्न राशि कैसे 8,000 एक तो और 2,000 प्राप्त हुई, तो इसका अनुपात बताओ। तो आय व्यय का अनुपात बताओ, तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात बताओ। तो अनुपात कैसे होगा भाई, दोनों की आय कितनी है, यहाँ रेशो बना लो सब, ये तो हमारी उसकी आय हो गई, यह अनुपात यहाँ व्यय हो गया। आय कितनी थी उसकी 8,000 रुपए की, और व्यय कितना हो गया 2,000 का। ये 3 0 से 3 0 गई। अब 8 और 2 एक संख्या नहीं, दोनों मान जब एक ही संख्या से विभाजित होंगे तो हम काट सकते हैं। तो ये 2 1 हम 2 और 2 चक्कू 8, रेशियो क्या हो गया इनका, तो अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात, तो इनका अनुपात क्या होगा 4:1, यानी आय तो उसकी 4 रुपए है और इनकम कितनी हो गई 1 हो गई, 4:1। अब इसको पहले विभाजित किया जाएगा तो दो व्यक्तियों में बांटा है तो कैसे बांट लेंगे 4/5 और 1/5 के द्वारा से विभाजित कर दिया जाएगा। तो ये अनुपात वाला काम होता है, समझ आ गई बात। सेकंड डाल लीजिए गुणांक, कौन सा बच्चों गुणांक है ना हमारा, सेकंड लिख लो गुणांक। गुणांक में क्या बताया गया, छोटा लिख देता हूं इसको मैं, नीचे वाला पॉइंट भी आ जाएगा हमारा, ये 3 0 गई, ये हमारा 4 आ गया, ये हमारा 1 रह गया। दूसरा तीसरा जो भाग बताया गया है हमारा क्या है गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, गुणांक के अंतर क्या होता है, इसका एक पूरा चैप्टर भी है, आप आगे अध्यायों में अध्ययन करोगे। हिसाब काल प्रश्न का गुणांक ज्ञात कीजिए, रैटनर फ्रिज का गुणांक ज्ञात कीजिए, सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक होता क्या है, सब तो बोल दिया, कोफिशिएंट हमें कहते हैं कोफिशिएंट,
COFFICIENT कॉफिशिएंट कह दिया। अब कॉफिशिएंट के जब कॉफिशिएंट में गुणांक को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, होता क्या है गुणांक, तो गुणांक लिख लिए यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है। कौन संख्या है? सही संख्या से तात्पर्य क्या है यहाँ? गुणांक। यानी गुणांक एक ऐसी संख्या है जिसे यदि योग से गुणा किया जाए तो, जिसे यदि योग से गुणा किया जाए तो इसमें योगफल से या कुल मान से गुणा किया जाए तो संबंधित संख्या ही प्राप्त हो जाती है। तो संबंधित संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी जो भी उससे संबंधित संख्या होगी वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी इसको सूत्र के रूप में भी लिखा जाता है। तो सूत्रानुसार लिख सकते हो आप, सूत्रानुसार C बराबर F से तात्पर्य फलन से, उसके मान से है। उस मान को हम क्वांटिटी से गुणा कर दिया जाएगा, क्वांटिटी को नंबर ऑफ यूनिट से, यानी क्वांटिटी को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो n से गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? उसका गुणांक प्राप्त हो जाएगा। तो C बराबर F ऑब्लिक ब्रैकेट Q डॉट n, यानी C का मतलब क्या हो गया? C का मतलब हमारा गुणांक हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। Q का मतलब हमारी क्वांटिटी हो गई, और n मतलब क्या होगी? हमारे जो आधार लिया गया है नंबरों का, वह आधार नंबर का आधार संख्या हमारी n कहलाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। कक्षा में छात्र कितने हैं? कक्षा में कुल 200 छात्र हैं। उनमें से 20 क्या है? फेल है। 20 विद्यार्थी क्या होंगे बच्चों? यदि फेल, 20 विद्यार्थी क्या बता देंगे कि साहब कक्षा में 200 छात्र उत्तीर्ण थे, 200 छात्र उत्तीर्ण है, ऐसे लिख लो। 200 छात्र यहाँ लिख लो उत्तीर्ण, यानी पास है। उनमें से 20 विद्यार्थी क्या हो गए बच्चों? फेल हो गए। अब तो इनका गुणांक निकालना पड़ेगा। तो गुणांक क्या होगा इनका? है तो इनका गुणांक क्या बता दिया? 0.1 है। तो अब इस कुल संख्या निकाली तो उनके पास क्या करेंगे हम? तो गुणांक 0.1 बता दिया। अब हमें मान दोबारा निकालना है, तो कैसे क्या किया जाएगा कि जो कुल संख्या कितनी थी? 200 छात्र, 200 को 0.20 से 0.1 से गुणा कर देंगे। तो अर्थात 200 गुणा 0.1 बराबर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो बराबर 20 आ गया। तो 20 क्या हो गए हमारे? अनुत्तीर्ण छात्र हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे गुणांक का मान या गुणांक की गणना कर ली जाती है। ये गुणांक अनुपात हो गया, ये हमारा गुणा हो गया। इन तथ्यों के आधार पर उनका मापन कर लिया जाता है। ये सांख्यिकीय विश्लेषण की इकाइयों के बारे में बताया गया था कि इन इकाइयों के द्वारा 3 इकाइयां बताई गई। विश्लेषण और निर्वचन करने की 3 इकाइयां बताई गई। पहली इकाई दर है प्रतिशत, दूसरी इकाई बताई अनुपात, और तीसरी हमारी गुणांक। यानी इसके द्वारा, इसके माध्यम से हम सांख्यिकी की इकाइयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, तथ्यों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा 7वां पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा सांख्यिकी अनुसंधान की आयोजना के अंतर्गत जो कार्यों का अध्ययन कर रहे थे, 10 कार्य बताए गए थे। 7वां कार्य था हमारा सांख्यिकी इकाई, तो 7वां कार्य आज कंप्लीट हो चुका है। अब 8वां कार्य पढ़ेंगे हम अगली आगे आने वाली क्लास में। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, अच्छी तरह पढ़ते रहना, लाइक जरूर करना, कमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव अवश्य करना है आप लोग, ठीक है? ताकि उससे क्या सामने वाले को
बराबर वाले को लाइक करने से सबसे बड़ा होता क्या है, आपको आगे आने वाले वीडियो ऑटोमेटिक स्वतः पता लग जाएगा। जो ही हमारा चैनल पे वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी जो जानकार है मित्र उनको बताइए। ठीक है, देख लिया सभी ने, स्क्रीन शॉट लेना इसका, एक बार कुछ पूछ रहा हो तो आप पूछ सकते। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।